जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने एएमसीए फाइटर जेट के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया है। इसका मतलब ये है कि वो अब कंपनियों से पूछ रहे हैं कि कौन इस प्रोजेक्ट में एचएएल के साथ मिलकर काम करना चाहता है। दरअसल एचएएल ने एक कमेटी बनाई है। इस कमेटी का काम 28 दावेदार कंपनियों में से अधिकतम 2 कंपनियों को शॉर्टलिस्ट करना और शॉर्टलिस्ट की गई कंपनियों के साथ एचएएल एएमसीए के लिए एक कंसोर्टियम भी बनाएगा। एचएएल ने ये भी तय किया है कि इस हफ्ते तक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का जवाब दे देगा ताकि सितंबर 30 की अंतिम तारीख से पहले आवेदन पूरा किया जा सके। इस कदम से एचएएल और एडीए के बीच सहयोग बढ़ेगा। शॉर्टलिस्ट की गई कंपनियां एएमसीए प्रोजेक्ट के विभिन्न हिस्सों में योगदान करेंगी, जैसे कि डिजाइन, एवियोनिक्स, इंजन, हथियार प्रणाली और उनका निर्माण। ये एएमसीए प्रोजेक्ट की स्पीड और इंडियन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री की आत्मनिर्भरता को बढ़ाएगा। मतलब साफ है कि एचएएल 28 कंपनियों में से सिर्फ 1 या 2 कंपनियों को चुनने जा रहा है। ये कंपनियां एचएएल के साथ मिलकर एएमसीए एयरक्राफ्ट बनाने में मदद करेंगी। वही दोस्तों, महिंद्रा अमाडो एक एंटी ड्रोन सिस्टम बन गया है जो कि अब दुश्मनों के ड्रोन और यूएवी को मार गिरा सकता है। इसे 2 तरीके से ऑपरेट किया जा सकता है, हार्ड किल और सॉफ्ट किल। अमाडो की सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये सिर्फ ड्रोन को रोकता नहीं है बल्कि उसे सुरक्षित तरीके से जमीन पर भी उतार सकता है। इससे सैन्य और सुरक्षा बल दोनों के लिए बनाया गया है। छोटे या बड़े ड्रोन दोनों के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वही दोस्तों, भारत की समुद्री ताकत को और मजबूत करने के लिए डीआरडीओ और भारतीय नौसेना इस साल के अंत तक जहाज से छोड़े जाने वाले आईटीसीएम का टेस्ट करने जा रहे हैं। ये मिसाइल 1000 किलोमीटर तक के लक्ष्य को सटीकता से मार गिरा सकती है। इसे युद्धपोत से दागने के लिए एक खास वर्टिकल लॉन्च सिस्टम बनाया गया है। आईटीसीएम दोस्तों, ये निर्भय क्रूज मिसाइल का नया और एडवांस रूप है। दुश्मन के रडार से बचने के लिए टेरेन हगिंग यानी कि जमीन से चिपक कर उड़ान भर सकती है। इसमें आधुनिक नेविगेशन और आरएफ सीकर लगे हैं। यहाँ पर दोस्तों आईटीसीएम के वेरिएंट्स की बात की जाए तो पनडुब्बी से छोड़े जाने वाली मिसाइल यानी कि एसएलसीएम, इसका परीक्षण 2023 में हो चुका है। जमीन से छोड़ने वाले वेरिएंट का 2024 में सफल परीक्षण हो चुका है। इसके अलावा हवाई वेरिएंट भी इसका तैयार किया जा रहा है जिसे Su-30MKI या रफाल से छोड़ा जाएगा और शिप वेरिएंट जो है उसका टेस्ट अब होने वाला है। और ये मिसाइल भारतीय नौसेना की मौजूदा ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का एक बेहतर साथी बनेगा। और इवन दोस्तों आईटीसीएम सस्ती भी होगी, रेंज भी इसकी ज्यादा होगी और सटीकता भी जबरदस्त होगी। आने वाले वक्त में भारतीय नौसेना लगभग 200 से ज्यादा LRLACM भी खरीद सकती है जिनकी कीमत करीबन 5000 करोड़ रुपए होगी। वहीं दोस्तों, भारत का स्वदेशी फाइटर जेट तेजस मार्क 1 के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी कंपनी जी ने फिर से F404 इंजन की सप्लाई शुरू कर दी है और अब भारतीय वायुसेना इन इंजनों की देखभाल और मरम्मत करने की तैयारी कर रही है। पहली बार इंजन स्पेयर पार्ट की खरीद जी और आईएएफ मिलकर करेंगे। इससे लंबी सरकारी प्रक्रियाओं से बचा जा सकेगा और तेजस फ्लीट की जो उपलब्धता है वो भी ज्यादा होगी। इसके लिए भारतीय प्राइवेट कंपनियों की मदद से ही देश में एमआरओ फैसिलिटी बनाई जा रही है। इससे इंजन विदेश भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी और समय और पैसा दोनों बचेंगे। आपको बता दें कि इन इंजनों का 6500 घंटे तक बिना खराब हुए चलना इन्हें एक बहुत ही भरोसेमंद इंजन बनाता है और ये तेजस को हवा में दुश्मन पर वार करने से लेकर सटीक स्ट्राइक तक हर काम के लिए ताकतवर बनाता है। कुछ सोर्सेज बताते हैं कि इंडियन एयरफोर्स चाहती है कि भारतीय प्राइवेट कंपनियां भी जी के साथ मिलकर एमआरओ का काम संभालें। इससे भारत को ऑपरेशनल स्वतंत्रता और लाइफ टाइम कॉस्ट सेविंग भी मिलेगी। वहीं पाकिस्तान के रिटायर्ड जनरल तारिक खान, जो कि पाकिस्तानी आर्मी के स्ट्राइक कोर के कमांडर रह चुके हैं, उन्होंने एक बात से यहाँ पर साफ कर दी है कि भाई पाकिस्तान और चाइना ने जिस टैंक को मिलकर बनाया है यानी कि अल खालिद मेन बैटल टैंक, ये ना तो दुनिया के बेहतर टैंकों में गिना जाता है और ना ही ये अभी एक्सपोर्ट के लायक बना है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इसे बहुत बड़ी चीज माना जाता है लेकिन बाहर की दुनिया इसे किसी काम का टैंक नहीं समझती। दरअसल अल खालिद टैंक की बात की जाए तो ये चाइना के टाइप 92 टैंक पर बेस्ड है। 2001 से पाकिस्तानी आर्मी में शामिल हो चुका है। इसका मेन वेपन जो है वो 125 mm की गन है। साथ ही इसके जो फीचर्स हैं वो कंपोजिट्स, आर्मर, थर्मल इमेजिंग, फायर कंट्रोल सिस्टम। पाकिस्तान के पास 300 से ज्यादा अल खालिद टैंक है। कुछ देश जैसे कि बांग्लादेश, म्यांमार, मोरक्को को भी इन्होंने बेचे हैं लेकिन बड़े पैमाने पर इसका एक्सपोर्ट नहीं हो पाया। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि ये पूरी तरीके से स्वदेशी नहीं है। इसका इंजन यूक्रेन से लिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रांस से और चाइना से लिया गया। इवन दोस्तों कई देश जिसपे कि सऊदी अरब, मलेशिया, पेरू ने इसे टेस्ट किया लेकिन खरीदा नहीं। लेकिन जहां तक आधुनिक टैंकों की बात आती है उसमें अमेरिकी M1 आब्राम या फिर जर्मन लेपर्ड 2 ये काफी आगे हैं। इनके मामले में तो ये कहीं टिकता ही नहीं है। अब पाकिस्तान खुद चीनी VT4 हैदर मेन बैटल टैंक को खरीद रहा है जो अल खालिद से बेहतर है। मतलब साफ है कि पाकिस्तान के पास अपने लेवल पर बहुत ही सीमित हथियार हैं। असलियत में उनके टैंक, बंदूकें और फाइटर जेट ज्यादातर विदेशी तकनीक पर निर्भर है। इससे ये बात साफ हो जाती है कि अल खालिद पाकिस्तान के लिए, भले ही वहाँ के लोगों के लिए एक प्राउड हो सकता है लेकिन दुनिया की नजरों में ये टॉप क्लास टैंक नहीं बन पाया। यही वजह है कि अब खुद पाकिस्तान इस टैंक को छोड़कर VT4 टैंकों पर भरोसा कर रहा है।
वहीं डीआरडीओ ने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के तहत एक ऐसा रॉकेट वॉरहेड विकसित करने की पहल शुरू की है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स को पैदा करेगी। ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम रडार, कम्युनिकेशन, ड्रोन और सेंसर्स को नॉन लीथल तरीके से बेअसर कर देगा, यानी कि लोगों को चोट नहीं पहुंचेगी, बस इलेक्ट्रॉनिक्स बंद पड़ जाएंगे। आपको मैं बता दूं कि मॉडर्न वॉरफेयर में इलेक्ट्रॉनिक्स पर ज्यादा निर्भरता हो चुकी है, इसलिए इन्हें बेअसर करना बहुत बड़ा असर डाल सकता है दुश्मनों के ऊपर। यहाँ पर दोस्तों ईएमपी के जरिए बिना विस्फोट के ही दुश्मन की निगरानी और कम्युनिकेशन को खत्म किया जा सकता है। टीडीएफ का जो मॉडल है दोस्तों, उसके तहत डीआरडीओ मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट यानी कि 90% तक फंड कर सकता है इस प्रोजेक्ट के लिए, ताकि छोटे छोटे जो उद्योग हैं वो इससे जुड़ सके। डीआरडीओ प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों से मिलकर हाई पावर माइक्रोवेव शील्डिंग और रॉकेट प्रपल्सन में विशेषज्ञता वाली फर्म्स को भी पार्टनर बनाना चाहता है। ये वॉरहेड पिनाका एमबीआरएल या फिर डीआरडीओ के गाइडेड रॉकेट्स जैसे प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल करने के लिए बनाया जा रहा है। इसका मॉडुलर डिजाइन होगा, मतलब अलग अलग लॉन्चर्स पर यह लग सकता है। अभी दोस्तों दुनिया में अमेरिका, रशिया इस तरीके की तकनीक पर काम कर रहे हैं। मतलब साफ है कि ग्लोबल रेस काफी तेज है इस मामले में, इसलिए भारत भी इसके लिए स्वदेशी क्षमता विकसित करना चाहता है। वहीं भारतीय नौसेना के मिग-29 के स्क्वाड्रंस को अब स्वदेशी बनाए गए एविएशन हेलमेट और ऑक्सीजन मास्क मिलने लगे हैं, और ये इक्विपमेंट्स वेगा एविएशन प्रोडक्ट्स प्राइवेट ने बनाए हैं, जो कि पहले से ही मोटरसाइकिल हेलमेट में भारत का सबसे बड़ा नाम है। अब ये कंपनी एरोस्पेस सेक्टर में अपना कदम बढ़ा रही है। मिग-29 के नौसेना के आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात है, और इनमें हेलमेट माउंटेड टारगेटिंग सिस्टम जैसी तकनीकें लगी है। इसलिए पायलटों के लिए ऐसे हेलमेट जरूरी है जो सिस्टम के साथ पूरी तरीके से तालमेल बिठा सके। वेगा एविएशन के हेलमेटों की बात की जाए तो ये मजबूत और हल्का है, बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, विंड ब्लास्ट सुरक्षा है, कस्टम साइज है, डुअल वाइजर है और वाइजर मटेरियल है, मतलब स्क्रैच प्रूफ, यूवी प्रोटेक्शन और हाई क्लैरिटी। और वहीं जो ऑक्सीजन मास्क की बात की जाए वो फेस पीस है। इसका सबसे बड़ा फायदा दोस्तों ये है कि विदेशी उपकरणों पर निर्भरता घटेगी। नौसेना के मेक इन इंडिया विजन को यह बढ़ावा देता है। वहीं दोस्तों भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने चाइना के सैटेलाइट्स की निगरानी को चकमा देकर पाकिस्तान की मिसाइल हमलों को विफल कर दिया। दरअसल यहां पर पाकिस्तान ने चीनी योगान सीरीज सैटेलाइट से भारत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की लोकेशन ट्रैक कर उस पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन भारत के डिफेंस स्पेस एजेंसी और एनटीआरओ ने AI बेस्ड स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस से सटीक समय पर सैटेलाइट पासिंग की भविष्यवाणी कर दी, जिसका नतीजा ये निकला कि S-400 यूनिट्स मिनटों में जगह बदल देती थी और मिसाइल एक खाली साइट पर गिरती। और पाकिस्तान का ये दावा कि उसने आदमपुर में S-400 को खत्म किया वो झूठा साबित हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद सुरक्षित साइट का दौरा किया और मैक्सार की सैटेलाइट तस्वीरों ने भी इस बात की पुष्टि की। उल्टा इंडियन एयरफोर्स के ब्रह्मोस स्ट्राइक से पाकिस्तान का सरगोदा और भोलारी एयरबेस बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए। भारतीय वायुसेना के प्रमुख ने यह भी कहा कि S-400 की तेज मोबिलिटी और भारतीय साइबर स्पेस की इंटेलिजेंस से ही इस जीत की सबसे बड़ी की रही। वहीं भारत के भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि बराक ने भारतीय नौसेना के लिए नेक्स्ट जनरेशन का 200 मेगावाट न्यूक्लियर रिएक्टर तैयार करना शुरू कर दिया, और ये रिएक्टर भारत की आने वाली S-5 क्लास के बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों और प्रोजेक्ट 77 की न्यूक्लियर अटैक पनडुब्बियों को पावर देगा। अब ये अरिहंत क्लास SSBN में 83 मेगावाट का रिएक्टर है, लेकिन नई S-5 पनडुब्बियां 13,000 टन से ज्यादा वजन और 12 से 16 K5 SLBM ले जा सकती है। इसके लिए ज्यादा पावरफुल रिएक्टर जरूरी था। नया रिएक्टर 2 गुना से ज्यादा पावर देगा, जिससे पनडुब्बियां महीनों तक पानी के अंदर रुक सकती है और दुश्मन को बिन बताए लंबे समय तक मिशन पूरा कर सकती है। S-5 SSBN भारत की न्यूक्लियर ट्राइड को और मजबूत करेंगे, और वहीं जो प्रोजेक्ट 77 SSN है, ये पनडुब्बियां दुश्मन की पनडुब्बियों और जहाज को खत्म करने के लिए बनाई जा रही हैं। ऐसे में दोस्तों ये जो रिएक्टर है वो सुरक्षित, फ्यूल एफिशिएंट होगा और 10 साल तक इनको रिफिलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस प्रोग्रेस से भारत को चाइना और पाकिस्तान जैसे विरोधियों के सामने और मजबूती मिल पाएगी, क्योंकि चाइना के पास पहले से ही 60 से ज़्यादा पनडुब्बियां हैं, जिसमें कि SSBN और SSNs दोनों शामिल हैं। मतलब साफ है कि भारत अब अपनी सबसे बड़ी न्यूक्लियर पनडुब्बियों को देश में बने सुपर पावरफुल रिएक्टर से चलाएगा, जो हमारी सुरक्षा और ताकत दोनों को नई ऊंचाई तक ले जाएगा। वहीं दोस्तों भारत का एक ऐतिहासिक कदम सामने आया है, जिसके तहत भारत का पहला देश में बना DRDO का डिजाइन किया गया टर्बोफैन इंजन यानी कि कावेरी ड्राई D1 अब वो प्रोडक्शन लाइन से तैयार होकर बाहर आ चुका है। मतलब साफ है कि भारत अब उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिनके पास इस तरीके का जेट इंजन बनाने की क्षमता है। तो फिलहाल अब देखिए टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है आपको सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।